हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यूज का सेट 28 करने जा रहे हैं। इससे पहले 27 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। जनरल स्टडीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिए। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन बेल पे आपको क्लिक करना है और उसमें ऑल का बटन आपने चूज करना है ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्यूचर वीडियोज के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? हमें पता है कि हमारी कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में बम्बई में जो है, बम्बई में पहले तो पुणे में होना था इसका अधिवेशन 1885 का, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से ये बम्बई में हुआ था। तो बम्बई में इसकी जो है वो इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी बम्बई में 1885 में, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे। पहला जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें इसकी स्थापना की गई, पहले अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है, तो ये पहले अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं साथ साथ में आपको करवा दूंगी। देखिए, ये तो हो गया हमारा प्रथम अधिवेशन। क्वेश्चन क्या है हमसे पूछा हुआ? सेकंड अधिवेशन के बारे में। ठीक है, दूसरे अधिवेशन के बारे में। तो दूसरे अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। और कहां पर हुआ था यह अधिवेशन? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन, और दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 1893 में भी अध्यक्षता करी है, और 1906 में भी, जब स्वराज की मांग की गई थी इनके द्वारा, जब फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग की गई थी 1906 में भी। ठीक है, तो 1906 में भी इन्होंने ही अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में सबसे पहले तो 1886 में जो है अध्यक्षता करी थी। ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद इन्होंने 1893 में भी अध्यक्षता करी है, और 1906 में भी इन्होंने अध्यक्षता करी है। ठीक है, तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं ये, 1886, 1893 और 1906। ठीक है, इसके अलावा लाला लाजपत राय ने 1920 में करी थी अध्यक्षता। ठीक है, लाला लाजपत राय 1920। ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था 1920 में, जिसको लाला लाजपत राय जी जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये भी 2 बार अध्यक्ष बने हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में अध्यक्ष बने थे ये, और 1902। ठीक है, 1902 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में और 1902 में अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, और लॉर्ड डफरिन जो है वो उस टाइम पे वायसराय थे। सेकंड जो अधिवेशन हुआ था ना वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी जो है वो उसके अध्यक्ष थे। थर्ड पूछा जाएगा अगर आपसे, थर्ड, तो वो 1887 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखना है। और कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? तो मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन, मद्रास में। ठीक है, इसके अलावा जो है फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हुआ था 1888 में। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। यहाँ पे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है ये प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हुआ कहाँ पे था ये इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है,
ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट जो है बम्बई, सेकंड जो है कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, थर्ड जो है 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास अधिवेशन हुआ था ये, ठीक है। फोर्थ जो है 1888 जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो इतना जो है वो इसके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम के बारे में पूछा गया है, तो असम से कौन थे? असम से थे दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। हमारे 1857 की जो क्रांति थी उसमें असम से कौन क्रांतिकारी नेता जो थे वो लड़ रहे थे, ठीक है, क्रांति को लीड कर रहे थे, तो वो थे दीवान मनीराम दत्त। तो जैसे कि हमें पता है 1857 का जो विद्रोह है वो असफल रहा था, ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा उसे कुचल दिया गया था। तो ये जो मनीराम दत्त थे इनको भी फांसी दे दी गई थी, ठीक है। मनीराम दत्त जो है ये भी पकड़े गए थे और इनको जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था तो वो कौन थे? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या फिर यशोभद्र, ठीक है। तो वो थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी जो है वो एक जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। और कौन सी इनको उपाधि दी थी? तो जगत गुरु, जगत गुरु। तो हरि विजय सूरी जो थे वो एक जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है। आपको पता है कि जो अकबर थे वो सभी धर्मों के प्रति जो है उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ठीक है। सभी धर्मों का सम्मान करते थे और दीन इलाही जो धर्म है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी, दीन इलाही, ठीक है। दीन इलाही, दीन इलाही, दीन इलाही, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको दीन इलाही के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने दीन इलाही जो है एक नई व्यवस्था जो है वो स्टार्ट की थी 1582 में, ठीक है, 1582 में, ये भी आपको याद रखना। दीन इलाही जो धार्मिक व्यवस्था थी इसमें सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था, ठीक है, एकमात्र हिंदू वो था बीरबल। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दीन इलाही के बारे में हमने पहले भी कई बार वीडियोस में जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वो कौन थे? तो हरि विजय सूरी थे और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक के बारे में आपने सुना होगा। त्रिपिटक क्या है? तीर्थंकरों का जीवन परिचय, बौद्ध साहित्य, सामाजिक समानता का सिद्धांत या जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। तो ये जैन धर्म से नहीं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग है, एक है सुत्त पिटक, ठीक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक 3 भाग जो है, 3 पिटक हैं, ठीक है। त्रिपिटक इसको इसीलिए बोला जाता है ना, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है इसकी रचना करी है आनंद ने। सुत्त पिटक की रचना जो है वो की है आनंद ने। विनय पिटक जो है इसकी रचना करी है उपाली, ठीक है। और जो अभिधम पिटक है इसकी रचना करी है मोगलीपुत्र तिस्त ने, मोगलीपुत्र तिस्त। तो ये भी आपको याद रखना है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, इसमें 3 ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक की जो रचना है वो करी है आनंद ने, विनय पिटक जो है उसकी रचना करी है उपाली ने और जो अभिधम पिटक है उसकी रचना करी है मोगलीपुत्र तिस्त ने। इसके अलावा आप याद रख सकते हो सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध के उपदेश, ठीक है, उनके संवाद है, उपदेश है, ठीक है। जो विनय पिटक है ना उसमें है बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम,
ठीक है। और ये जो है अभिधम्म पिटक, ठीक है, इसमें दार्शनिक विचार हैं, बुद्ध के दार्शनिक आध्यात्मिक विचार है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के ये दार्शनिक व आध्यात्मिक विचार है, दार्शनिक व आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक आनंद, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक लिखा है हुपाली ने, और इसके जो इसमें बौद्ध संघ के नियम है। और अभिधम्म पिटक जो है मोगलीपुत्र तीर्थ, इसमें दार्शनिक अर्थात आध्यात्मिक, बुद्ध के दार्शनिक व आध्यात्मिक विचार है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो हम विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, उसका नाम है माजुली। माजुली, ठीक है। तो माजुली द्वीप जो है वो किस नदी के ऊपर है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, और कहाँ पर है? तो ये असम में है, असम में, भारत में। ठीक है, असम में है, भारत में। ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, असम में, भारत में है ये। और किस नदी के ऊपर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नदी के सेंटर में है। ठीक है, मध्य में स्थित है ये, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, असम की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है इसे, असम की सांस्कृतिक राजधानी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? ठीक है, शूद्र ग्रह जो है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति जो है इनकी कक्षाओं के मध्य जो है शूद्र ग्रह, ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इनमें भी एक शूद्र ग्रह है जिसका नाम है फोरवेस्टा, फोरवेस्टा। ठीक है, फोरवेस्टा नाम से एक शूद्र ग्रह है जिसको कि आप नंगी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, फोरवेस्टा जो शूद्र ग्रह है इसको आप नंगी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो शूद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। ठीक है, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो तिब्बत में किस नदी को सांगपो बोलते हैं? तो देखिए, तिब्बत से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, जमुना। ठीक है, तो याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या यूनेस्को के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा या यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर आईएमएफ के द्वारा? तो इसको जो है वो संचालित किया जाता है। संचालित क्या, प्रकाशित लिखोगे आप यहाँ पे, प्रकाशित। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है? तो इसको प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके द्वारा जो है वो इसको प्रकाशित किया जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई थी? तो 1965 में, 1965 में जो है वो इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपने याद रखना है, यूएनडीपी जो है इनके द्वारा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है। फर्स्ट टाइम जो है 1990 में, 1990 में ये प्रकाशित की गई थी। उसके बाद जो है इसको प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो स्टार्टिंग में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एक पाकिस्तानी थे, महबूब उल हक, साथ में अमर्त्य सेन, इंडिया के। ठीक है, ये कहाँ से थे? ये पाकिस्तान से थे। और ये कहाँ से थे? ये भारत से थे।
ठीक है, तो इस सूचकांक का निर्माण 2 अर्थशास्त्रियों के द्वारा, महबूब उल हक पाकिस्तान के थे जो, और अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है इसका निर्माण इन 2 अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और मानव विकास जो सूचकांक या फिर जो मानव विकास रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है, तो यूएनडीपी के द्वारा जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है चीन की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, या इनमें से कोई नहीं। तो चीन की जो संसद है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर मान्यता किससे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब नई लोकसभा चुनी जाती है तो जो जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए जो राष्ट्रपति है वो उन्हीं में से किसी एक को चुनते हैं जो कि उनमें सबसे वरिष्ठतम होता है। ठीक है, जो भी उस टाइम लोकसभा में चुने जाते हैं, ठीक है, जो भी लोकसभा चुनकर आती है उसी में से किसी वरिष्ठतम सदस्य को जो है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति जो है वो एक प्रोटेम स्पीकर जो है उनको चुनते हैं, और वो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना वो सभी लोकसभा के सदस्यों को जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो सभी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जितने भी चुनकर आए होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, फिर उन्हीं सदस्यों में से जो लोकसभा के जितने भी सदस्य जो चुनकर आए होते हैं इन्हीं में से किसी एक को जो है ना अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, इन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जैसे ही नया अध्यक्ष लोकसभा को मिल जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे प्रोटेम स्पीकर का पद मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है उनका काम खत्म हो जाता है वहां पे जब नए अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का किस लिए चुने जाते हैं? सिर्फ शपथ दिलाने के। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ काम क्या है? लोकसभा में जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाना, ये काम होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, इनको राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, तो ये कौन चुना जाता है? जो भी नवनिर्वाचित लोकसभा होती है ना उसी में से किसी वरिष्ठतम सदस्य को चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। वो प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को जो है वो शपथ दिलाता है। फिर इन्हीं नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और फिर जब वो अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का जो है वो पद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप चैनल पर नए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।